तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर की विषय हिंदी साहित्य के इतिहास की ये क्लास 1 है। और इस क्लास में हम ये जानेंगे आखिर ये हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसमें काल विभाजन किस प्रकार से है, इसमें प्रमुख विद्वानों के मत क्या हैं। आदिकाल को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मध्यकाल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस शब्द को ही सुनते ही आपके मन में क्या आता है? अच्छा, हिंदी मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे टॉपिक है, विषय का नाम है, क्या है विषय का नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, मैं पहले इस विषय को ही आपको समझा दूं, वरना वही आपके जो मतलब एमए में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके टीचर ने पूछ दिया ये हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो देखो, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। साहित्य क्या होता है? साहित्य जिसमें कुछ लेख लिखा जाता है जिससे कि समाज में सुधार हो, उसको साहित्य को यदि हम तोड़ते हैं तो सा प्लस हित्य, यानी कि वह साहित्य मतलब वह गद्य या पद्य जो हित के साथ लिखा जाए। तो हितों के साथ और क्या है यहाँ पे? इतिहास का मतलब तो आप लोग जानते हो इतिहास का मतलब तो आप लोग जानते हो हिस्ट्री। ठीक है, इसको इतिहास तो भाई सभी लोग जानते हैं कि भाई इसका पूरा का पूरा इतिहास कैसा रहा, इसका पास्ट कैसा रहा, इसकी हिस्ट्री कैसी रही, ये इस विषय का मतलब होता है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हितों के साथ हिंदी भाषा में क्या लिखा गया, उसकी हिस्ट्री क्या रही, ये हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला हिंदी साहित्य को लिखने का जो पहला श्रेय है, यानी कि प्रथम श्रेय है, ये फ्रेंच विद्वान है जिनका नाम है गार्सा दा तासी। क्या नाम है? गार्सा दा तासी। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दा तासी। तो इनके मन में एक मतलब ये आया कि इनको कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी। किताब का नाम है इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी। 2-3 बार जब आप इस शब्द को दोहराएंगे तो आपसे ये शब्द जरूर बनने लगेगा, इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी। तो ये जो किताब है, ये किताब का नाम है, वरना तुम लोग सोचो कि सर ये क्या बता रहे हो, कौन सा शब्द बोल रहे हो। चूँकि फ्रेंच विद्वान थे तो इसलिए इस्तवार, ये कुछ अलग ही शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी। तो जो फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दा तासी, इन्होंने एक किताब लिखी इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी, जिसमें इन्होंने 70 कवियों का संग्रह किया था। और इसके बाद इन्होंने इन 70 कवियों का संग्रह किया और इन कवियों की जो जीवनी थी, क्या थी? जीवनी। मैं पेन से लिखूंगा क्योंकि पेंसिल से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपके जो क्या है सुलभता है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इन्होंने जो जीवनी लिखी, मतलब 70 कवियों की जीवनी लिखी और प्लस उनकी जो रचनाएं थी, 70 कवियों की जो रचनाएं थी, रचनाओं को भी इनने क्या किया, इसमें जोड़ा था इस किताब में। तो भाई आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये किन्होंने लिखा था। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न ये भी आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे फर्स्ट इंडियन, यानी कि फर्स्ट भारतीय जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था, जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज नामक किताब लिखते हैं शिव सिंह सेंगर जी। ठीक है, और इस किताब में इन्होंने हिंदी साहित्य के नाम से मतलब हिंदी साहित्य का एक प्रकार से दूसरा इतिहास लिख दिया। और इस किताब में कुल मिला के 1000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। 1000 कवियों का क्या किया? वर्णन। 1000 कवियों का वर्णन इन्होंने अपनी किताब शिव सिंह सरोज नामक जो किताब लिखी उसमें किया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों एक और विद्वान है जिनका नाम आपको दिमाग में रखना है, उनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज ग्यर्सन। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्यर्सन। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक किताब लिखी और ये 1888 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1888 में प्रकाशित हुई थी। एक सोसाइटी थी, कौन सी सोसाइटी थी? कोई एशियाटिक सोसाइटी नाम से बंगाल में एक सोसाइटी थी। तो 1888 में इन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था
द मॉडर्न, देखो इस किताब का क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ठीक है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न या नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। तो जॉर्ज गैरसन ने इतनी, ये किताब का नाम है, क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये एक किताब लिखी, कब लिखी थी, 1888 में, और बंगाल में लिखी गई थी। कोई सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, उसमें मतलब ये प्रकाशन हुआ था बंगाल में। तो इन्होंने एक किताब लिख दी, किताब का नाम भी मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों मिश्र बंधु आते हैं। कौन आते हैं, मिश्र बंधु। ये हिंदी साहित्य के, देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये हलवा पूड़ी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास की किताबें कौन कौन हिंदी साहित्य के इतिहास को लेके पूरे मार्केट में हजारों किताबें लिखी गई हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा। लेकिन मैं यहाँ पे कुल 6-7 लेखकों के नाम बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में IMP है। जैसे प्रथम श्रेय गारसादा दासी को, उनकी किताब का नाम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर आए, उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज गैरसन आए। अब मिश्र बंधु विनोद आते हैं। कौन आते हैं, 1913 की बात है, तो 1888 के बाद 1913 में मिश्र बंधु विनोद आते हैं। और ये लोग जो आते हैं, ये 3 लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी मिश्र बंधु विनोद नामक किताब, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने कौन सी किताब लिखी, मिश्र बंधु, मैं वही बोल रहा हूँ और वही किताब का नाम है, मिश्र बंधु विनोद नामक एक किताब लिखते हैं। और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट, सबके फेवरेट, और जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च स्थान वाली किताब लिखी। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने इनकी किताब का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो रियल जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इस टॉपिक के साथ जिन्होंने किताब लिखी उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और इसे प्रकाशित किया गया था 1929 में। कब किया गया था, 1929 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक किताब लिखी, जिसे 1929 में प्रकाशित किया गया था। हमारी जो नागरिक प्रचारणी सभा थी, नागरिक प्रचारणी सभा, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो आचार्य शुक्ल हैं, यहाँ पे मैंने काल विभाजन उनका लिखा है, वैसे मैं आपको बता दूंगा। जैसे जो आचार्य शुक्ल हैं, यहीं पे देखते हैं, ठीक है। हाँ, आचार्य शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, काल का मतलब होता है समय, और विभाजन यानी कि बांटना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने 4 भागों में, 4 कालों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, कौन सा है, पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। दोस्तों क्लास तो मैं ये लाया हूँ, लेकिन आपको जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाया है, प्लीज़ यार इन नोट्स को आपको भी लिखते चलना है। देखो सुनने से मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी दिमाग में, क्योंकि मेरा जो एक्सेंट है वो खड़ी बोली का एक्सेंट है, और मैं एक प्रकार से ठेठ हिंदी भाषी इंसान हूँ। मेरे को अंग्रेजी से ये मान लो नफरत टाइप की है, बट आई लाइक सम टाइम इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो मेरे को कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश भी बोलना चाहूँ, लेकिन मैं चाहने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाता यार, ये समस्या है। लेकिन हिंदी में तो भाई मैं बहुत हिंदी में ये मान लो कि अच्छा लेवल है मेरा। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को 4 कालों में बांटा है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को इन्होंने कहा वीर गाथा काल। क्या कहा, वीर गाथा काल, क्योंकि आदिकाल के समय वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने कहा भक्ति काल। क्या कहा, भक्ति काल, क्योंकि इस समय जो भक्ति था, भक्ति हुई, कई भक्ति कवि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। इस समय राजाओं की शरण में चले गए, तो फिर कवियों ने रीति यानी कि श्रृंगार परक रचनाओं को ज़्यादा लिखा। और आधुनिक काल जो चौथा काल था, उसमें गद्य काल को सम्मिलित किया। और इनका जो काल विभाजन है वो संवत में है, याद रखना, इनका जो काल विभाजन है वो संवत में है। संवत 1050 से 1375 तक,
वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल का समय है। पूर्व मध्यकाल का समय है 1375 संवत से 1700 संवत तक। उत्तर मध्यकाल का समय है 1700 से 1900 संवत तक। और आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से आज तक। ठीक है, तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आइए दोस्तों, कुछ और भी चीज़ें मतलब जो हैं वह आपको जाननी चाहिए। और यहाँ पे देखना, देखो आचार्य शुक्ल के अनुसार तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य जो काल विभाजन है, जो सभी का मत जिसमें रहा है, वो आपको दिमाग में जरूर रखना चाहिए। यह काल विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से। पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है। अच्छा, आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य को पढ़ते हैं। और यदि आदिकाल का समय यहाँ पे तो वैसे लिखा भी है, आदिकाल का जो समय काल है वह है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य। मध्यकाल का जो समय है उसमें देखिए, मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। लेकिन जो मध्यकाल का जो मोटा समय है 1350 ईस्वी से लगभग 1850 ईस्वी तक, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म तक। और आधुनिक काल का जो समय काल है वो है 1850 ईस्वी से आज तक, टुडे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों काल विभाजन आपको दिमाग में रखने हैं। आदिकाल में आप पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। मध्यकाल में आप पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसमें आप भक्ति काल को पढ़ेंगे, और उत्तर मध्यकाल में आप रीति काल को पढ़ेंगे। और आधुनिक काल में आप पढ़ेंगे भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। ठीक है। अच्छा, नई कविता का जो मतलब क्या है, आरंभ है 1951 से माना जाता है और आज तक माना जाता है। तो ये सब आप कब पढ़ोगे? या आधुनिक काल में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आदिकाल को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं करेंगे, और इतने में करेंगे कि आपके काम में भी रहे और मेरा समय मतलब आपका समय भी बचा रहे, मेरा नहीं आपका। तो आदिकाल का जो समय है वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य माना जाता है, याद रखना। दूसरी बात, आदिकाल को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। तो दोस्तों, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने जो भी नाम दिए, आइए जानते हैं कौन कौन से नाम दिए। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमए एग्जाम में आपके जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं या फिर एक मतलब वाक्य में उत्तर दीजिए, वो वाले प्रश्न आते हैं, तो आपको ये पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किन्होंने कहा। तो याद रखना, आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। दूसरा है चारण काल। आदिकाल को चारण काल किन्होंने कहा? तो आदिकाल को चारण काल का जो नामकरण है वो दिया था डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, गियर्सन ने। इसके बाद दोस्तों, आदिकाल को प्रारंभिक काल किन्होंने कहा? तो दोस्तों, आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जो कहा है वो कहा है मिस्र बंधुओं ने। किन्होंने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल कहा। अच्छा, आदिकाल को हिंदी साहित्य का सिद्ध सामंत काल किन्होंने कहा? सिद्ध सामंत काल। तो याद रखना, घुमक्कड़ कवि जिनका नाम है, जिनका एक घुमक्कड़ शास्त्र भी है, राहुल सांस्कृत्यायन। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। अच्छा, आदिकाल को वीर काल किन्होंने कहा? याद रखना, वीरगाथा काल कहा आचार्य शुक्ल ने, और वीर काल जो कहा है वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने। किन्होंने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अगला है पुरानी हिंदी, यानी कि आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किन्होंने कहा? तो दोस्तों, आदिकाल को पुरानी हिंदी का जो काल कहा वो कहा हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा। अब दोस्तों, ये तो हो गई कि आदिकाल को किन्होंने क्या कहा।
अब जानते हैं कि आदिकाल के कितने रूप हैं, कितने प्रकार से आदिकाल को बांटा गया है। तो दोस्तों आदिकाल के मुख्य रूप से 3 रूप हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ और तीसरा है रासु। आदिकाल के कितने साहित्य हैं? आदिकाल में सिद्ध है, नाथ है, रासु है। 3 रूप हमें आदिकाल के दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का वर्गीकरण कुल मिला के 6 प्रकार से किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, देखो सिद्ध है, जैन भी है, नाथ भी है, रासु साहित्य है, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। और जो आचार्य शुक्ल ने जो वर्गीकरण किया है, इस पूरे वर्गीकरण को, इन 6 के 6 वर्गीकरण को, यानी कि 6 के 6 साहित्य को हम समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं हम सिद्ध साहित्य में क्या बात लिखी गई है। तो सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य है? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य का सीधा संबंध है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। देखो सिद्ध साहित्य का सीधा संबंध कहाँ से है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है सिद्ध साहित्य। वज्रयान शाखा का केंद्र श्री पर्वत था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जो वज्रयान शाखा है इसका केंद्र श्री पर्वत था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रमुख रचनाकार, पहले रचनाकार कौन है? सरहपा। तो इन्हें हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। सरहपा कौन है? हिंदी के पहले कवि। रचना इनकी कौन सी थी? दोहा कोश। कौन सी रचना थी? दोहा कोश। अच्छा, सरहपा की भाषा के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने संध्या भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा? संध्या भाषा। संध्या भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके अलग अलग उपनाम भी हैं, जैसे कि सरहपा या सरोज वज्र। ठीक है, अगले हैं दोस्तों जो कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे। एक थे सवरपा। कौन थे? सवरपा। इनकी एक रचना याद रखना, चयपिद। क्या नाम है? चयपिद। एक और है डोम्भिया। कौन है? डोम्भिया। डोम्भिया की रचना है योगाचर्या। क्या है? योगाचर्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला जो टॉपिक है सिद्ध साहित्य वह समाप्त होता है। ये जो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल थे उसके 6 जो भेद बताए हैं उनने, उन्हीं 6 भेदों को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला भेद सिद्ध साहित्य है वह कंप्लीट हो गया है। आइए दूसरा भेद है जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। जैन साहित्य का संबंध जैन धर्म से है, याद रखना। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। प्रमुख रचनाकार, जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार जो थे वो थे देवसेन। कौन थे? देवसेन। देवसेन ने एक रचना लिखी श्रावकाचार ग्रंथ। कौन लिखा? कौन सी रचना लिखी? श्रावकाचार ग्रंथ। ठीक है, और ये एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार ग्रंथ। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरे जैन साहित्य के कवि थे उनका नाम था चंद्रमुनि, और इन्होंने जो रचना लिखी उनका नाम है, मतलब उस रचना का नाम है पुराण सार। क्या नाम है? पुराण सार। एक और जैन साहित्य के कवि हैं अम्बदेव सूरी, और इन्होंने एक रचना लिखी संघपति, और इनकी एक और रचना है समरा रास। ठीक है, तो इस प्रकार से जैन साहित्य में प्रमुख रचनाकार मैंने आपको बता दिए हैं। और जैन साहित्य कैसे संबंधित है? जैन धर्म से। अब दोस्तों बात करते हैं नाथ साहित्य की। किसकी बात करते हैं? नाथ साहित्य की। तो दोस्तों याद रखना, नाथों की संख्या है 9। याद कैसे रखेंगे? ना से नाथ, ना से 9, ना से नाथ, ना से 9। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9। लेकिन नाथों में जो प्रमुख रचनाकार थे उनको याद रखना। प्रमुख रचनाकार कौन थे? गोरखनाथ, जिनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम था इनके गुरु का? मत्स्येंद्रनाथ। दोस्तों ये जो गोरखनाथ जी थे इनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। ये हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। काय के प्रवर्तक माने जाते हैं? हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। अब ये सधुक्कड़ी का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। साधु लोग क्या करते हैं? घूमते हैं। साधु लोग क्या करते हैं? एक जगह पे थोड़ी रहते हैं। एक जगह यहाँ गए, मतलब यूपी गए, फिर गुजरात गए, फिर बिहार गए, फिर राजस्थान गए, फिर हरियाणा गए, फिर दिल्ली गए, फिर छत्तीसगढ़ गए, फिर मध्य प्रदेश गए, यानी कि अलग अलग जगह घूमते हैं। तो इनकी जो भाषा है, इनकी जो लेखन है, उसमें जो भाषा मिलती है वह सधुक्कड़ी भाषा मिलती है, यानी कि सभी भाषाओं का मेल मिलता है, इसलिए इसे भाषा को
सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे रहती है, जो नाथ साहित्य है उसमें नाथ पंथ के जो जोगी रहते हैं उनको कनफटा क्या कहते हैं, कनफटा कहा जाता है। ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट, जो कि है रासो साहित्य। रासो साहित्य जो है ये काफ़ी बड़ा है। रासो साहित्य में रासो शब्द का अर्थ क्या होता है, रहस्य या वीर रस प्रधान रचनाएं, यानी कि वह साहित्य जिसमें रहस्य लिखा गया हो और वीर रस प्रधान रचनाएं जो हैं वह लिखी गई हों। इसमें इसकी जो व्युत्पत्ति है, ठीक है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, रासो साहित्य की जो व्युत्पत्ति है वह हुई थी एक प्रकार से, ये मान लो रासो साहित्य में रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी रासक शब्द से। कैसे, रासक शब्द से। रासक शब्द के बाद रासा बना, रासा के बाद रासा बना और रासा के बाद रासो बना, तो अंत में जो रूप मिला हमें वो रासो है। अब आगे चल के तुम रासो को सासो बना सकते हो, भाई ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यदि तुम लोग अच्छे ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे तो रासो को सासो बना सकते हो। कोई कहेगा ये जो सास शब्द है ये रास से ही आया है, तो भाई ये मज़े वाली बातें हैं, सास शब्द रास से नहीं आया है। तो यहाँ पे रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई ये मैंने आपको बताया है। देखिए दोस्तों, जो रासो साहित्य है इसके कुल मिला के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला है वीर गाथात्मक रासो, राखो बोल रहा हूँ मैं भाई, मेरी ज़ुबान भी लड़खड़िया रही है। दूसरा है श्रृंगार परक रासो और तीसरा है धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो। तीसरा क्या है, धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो। तो रासो साहित्य के 3 भाग हैं, पहला वीर गाथात्मक रासो, दूसरा श्रृंगार परक रासो और तीसरा धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो। ये रासो साहित्य के 3 भाग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रासो साहित्य के पहले भाग वीर गाथात्मक रासो की। तो दोस्तों वीर गाथात्मक जो रासो है उसमें सबसे प्रमुख लेखक आपको दिमाग में रखने हैं। पहले लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है, चंद बरदाई। इनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या रचना है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो हैं, माफ़ कीजिएगा, जो चंद बरदाई जी हैं इनकी एक रचना है, क्या नाम है उसका, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है, यह 68 प्रकार के छंदों का इसमें वर्णन मिलता है। 68 प्रकार के छंदों का वर्णन मिलता है और ये डिंगल भाषा में लिखी गई, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। और ये बात किन्होंने की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का फर्स्ट महाकाव्य कहा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य किन्होंने कहा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसके बाद जो दूसरे लेखक हैं उनको आपको दिमाग में रखना है, ये हैं जोधराज सारंगदेव। कौन है, जोधराज सारंगदेव। जोधराज जो सारंगदेव हैं इनको सारंगधर भी कहा जाता है और इनकी एक रचना है हम्मीर रासो। कौन सी रचना है, हम्मीर रासो। तो इसमें राजा हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। हम्मीर, इसमें क्या होता है, राजा हम्मीर VS जो अलाउद्दीन है उनके युद्ध का वर्णन, इनकी लड़ाई का वर्णन किया जाता है। अगले हैं कवि दलपत विजय। तो कवि जो दलपत विजय हैं इन्होंने एक रचना लिखी खुमान रासो। कौन सी रचना लिखी, खुमान रासो। दोस्तों खुमान रासो है, इस जो रचना है इसमें क्या होता है, इसकी जो भाषा है ये याद रखना, इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी हिंदी थी। कौन सी भाषा थी, राजस्थानी हिंदी भाषा, राजस्थानी हिंदी भाषा। अगली जो कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है जगनिक, जिनका प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। क्या है, परमाल रासो। और इसका एक उपनाम भी है, मतलब उपनाम है आलाखंड। क्या है, आलाखंड। ये लगभग 1230 ईस्वी में लिखी गई थी और ये वीर रस प्रधान रचना है। कौन से रस प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान रचना है। और इसमें आला और उदल की कुल मिला के यदि कोई पूछ ले 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितनी लड़ाइयों का वर्णन है, 52 लड़ाइयों का वर्णन है। बड़े लड़ैया महुआ वाले, इनकी मार सही ना जाए, ऐसे कुछ, मतलब मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो ये कुछ लाइनें हैं। अब दोस्तों अगले जो लेखक हैं वो है सिंहभाट। कौन है, सिंहभाट। तो जो सिंहभाट जी हैं इनकी एक रचना है विजयपाल रासो और विजयपाल रासो की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है और ये भी एक वीर रस प्रधान रचना है। तो यहाँ पर हमने रासो साहित्य के 3 भाग में से पहले भाग वीर गाथात्मक रासो को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों जो हिंदी साहित्य के
आदिकाल था उसका चौथा जो मैंने बताया था भाग, उसके में रासो साहित्य है। ठीक है, रासो साहित्य के 3 भाग में से एक भाग मैंने बात कर ली, फिर दूसरे की और तीसरे की बात करूँगी। ठीक है, करेंगे अपन, करूँगे नहीं करेंगे। ये क्या एमपी का मैप निकल आया। चलो भाई, अब आते हैं दूसरा जो रासो साहित्य का दूसरा भाग है वो है श्रृंगार परक रासो। तो दोस्तों, श्रृंगार का मतलब तो आप लोग जानते हो कि उस समय पे श्रृंगार रस का जब जहाँ जिन रचनाओं में श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो उसे श्रृंगार परक रासो कहते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख रचनाकार हैं कवि नरपित। कौन है? कवि नरपित नाल। कौन है? कवि नरपित नाल। तो इन्होंने एक रचना लिखी बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो। और ये जो रचना है ये एक प्रकार से 4 खंडों में लिखी गई। कितने खंडों में? 4 खंडों में। और इसमें श्रृंगार रस की बहुत ज़्यादा प्रधानता आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो राजा भोज रहते हैं, राजा भोज, इनकी एक पुत्री रहती है। ठीक है, और उस पुत्री का नाम होता है राजमती। क्या होता है? राजमती। तो राजा भोज की एक पुत्री रहती है राजमती। तो राजमती जो रहती हैं, और एक राजा रहते हैं राजा बीसल देव तृतीय, इनके विवाह पुनर्मिलन योग। ठीक है, वियोग विवाह पुनर्मिलन, तो राजा बीसल देव पर ही आधारित है बीसल देव रासो। तो राजा भोज की पुत्री राजमती और बीसल देव, ठीक है, राजा बीसल देव तृतीय, इनकी जो प्रेम कथा है ये आपको बीसल देव रासो में देखने को मिलती है। अगले जो लेखक हैं वो हैं श्रृंगार परक रासो के अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने जो रासो लिखा वो लिखा संदेश रासो, और ये लगभग 11वीं सदी में लिखा गया। ठीक है, 11वीं सदी में। तो 11वीं सदी में जो संदेश रासो है इसको लिखा गया था। याद रखना, यह एक ब्रह काव्य है। संदेश रासो क्या है? ब्रह काव्य है, और इसमें भी एक प्रकार से प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। अगले हैं अज्ञात कवि। अच्छा, ये अज्ञात मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जो मंजू रासो लिखा गया है, जो मंजू रासो लिखा गया है, तो इसमें क्या होता है, एक राजा तैलब रहते हैं। ठीक है, राजा तैलब रहते हैं। ठीक है, तैलब। ठीक है, राजा तैलब, इनकी एक शादी होती है एक विधवा से। ठीक है, विधवा से, अरे माफ़ कीजिएगा, इनकी शादी विधवा से थोड़ी होती है, इनकी एक पुत्री रहती है। ठीक है, राजा तैलब की एक पुत्री रहती है जिनका नाम होता है मृणालवती। क्या होता है? मृणालवती। तो क्या होता है, ये जो मंजू रासो में मंजू एक आदमी का नाम है। मंजू क्या है? एक आदमी का नाम है। और ये जो रहता है ये बंदी रहता है, ये राजा तैलब के यहाँ बंदी रहता है। तो जो राजा तैलब की पुत्री मृणालवती रहती है ये विधवा रहती है। याद रखना, ये विधवा रहती है। तो ये जो मृणालवती है, इनको क्या हो जाता है, जो मंजू है, जो बंदी है राजा तैलब के यहाँ, इनसे प्रेम हो जाता है। तो कारागार में ये मिलने जाते हैं, प्रेम हो जाता है। तो उस पूरी कथा का वर्णन मंजू रासो में किया गया है। इसके लेखक को, मतलब लेखक कौन थे, इसका पता आज तक नहीं चला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब जो हमारे वीर गाथात्मक रासों की, मतलब जो रासो साहित्य की तीसरी मतलब शाखा है, धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो, उसको अपन जान लेते हैं। तो इसमें प्रमुख रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी, इन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा। आगसू ने चंदन वाला रास लिखा। जिनधर्म सूरी ने, इन्होंने स्थूली भद्र रास लिखा। और शालीभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास लिखा। तो ये धार्मिक उपदेश मूलक साहित्य हैं। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे चंदन वाला जो रास है ये महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार से खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। तो याद रख सकते हो। इसमें क्या रहता है, एक राजा रहते हैं दधिवाहन, और उनकी पुत्र जो रहती हैं चंदन वाला। तो दधिवाहन और चंदन वाला रहते हैं, इनकी करुणा कथा का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसके बाद है दोस्तों लौकिक साहित्य। याद रखना, हम हिंदी साहित्य के, यहाँ पे मैं एक बार और पीछे ले जाता हूँ। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसका वर्णन यहाँ पे 6 रूपों में किया गया, 6 भागों में किया गया, जिसमें हमने सिद्ध साहित्य को जान लिया, जैन साहित्य को, नाथ को, रासो को भी जान लिया। अब हम लौकिक साहित्य को और गद्य साहित्य को जान लेंगे तो हमारा आदिकाल है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल में समाप्त नहीं होगा, वरना आप लोग कहो डिटेल में समाप्त हो गया। डिटेल में तो तभी होगा भाई जब तुम इसके मतलब पूरा का पूरा साहित्य पढ़ोगे, तब डिटेल में होता है।
लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में प्रमुख रचनाकार कुशल राय, राय की ढोला मारू डूहा, कौन सी है, ढोला मारू डूहा, और ये 11वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ढोला मारू डूहा। ये राजस्थानी मतलब भाषा में लिखा गया था। तो इसमें क्या होता है, एक ढोला जो रहते हैं, एक ढोला नामक राजकुमार रहते हैं और एक मारू नामक एक राजकुमारी रहती है, ठीक है, एक ये राजकुमार हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लोग समझ लो, ये आर फॉर राजकुमार और ये क्यू फॉर राजकुमारी, क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रिंसेस मतलब इसमें मैं कैसे दिखाऊंगा आपको। तो देखो इन दोनों का क्या होता है, प्रेम होता है, तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है ढोला मारू दूहा, ठीक है, दूहा, ढुआ नहीं दूहा। और इसमें श्रृंगार वर्णन मतलब श्रृंगार वाला काव्य है और प्रेमाख्यान काव्य है, प्रेम आख्यान मतलब इसमें प्रेम का आख्यान किया गया है। अच्छा, एक और कवि आ गए हैं, बहुत ही आईएमपी कवि हैं और अमीर, उन कवि का नाम है अमीर खुसरो, ठीक है, ये वाकई में अमीर थे, अपने शब्दों से अमीर थे। तो अमीर खुसरो जी थे, इन्होंने मुकरियाँ एवं पहेलियाँ लिखी। इनके गुरु का नाम याद रखना, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, किनको, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी वो फारसी एवं खड़ी बोली थी, फारसी प्लस खड़ी बोली, ठीक है, ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। गुरु का नाम मैंने आपको बता ही दिया और इनकी भाषा फारसी एवं खड़ी थी। और इन्होंने मुकरियाँ एवं पहेलियों की रचना की। खालिक बारी में इन्होंने क्या किया, हिंदी मतलब जो हिंदी शब्द है उसका प्रयोग किया था। इनकी एक रचना है खालिक बारी, जिसमें इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में विद्यापति, जिन्होंने पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका की रचना की। मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। तो ये जो विद्यापति जी, याद रखना, जो विद्यापति जी थे ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे, तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इनको अभिनय जयदेव भी कहा जाता है, ठीक है, मैथिल कोकिल तो कहा ही जाता है। ये प्रेम रस और श्रृंगार रस के कवि थे। इनकी भाषाएं, अच्छा बहुत भाषाओं का ज्ञान था इनको, एक तो ये संस्कृत का ज्ञान था इनको, एक मैथिली भाषा का ज्ञान था और उस समय पे हिंदी का एक रूप था अपभ्रंश, ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का ज्ञान था। तो इस प्रकार से इन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था। अच्छा, प्रमुख रचनाओं में गांग वाक्यावली भी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। जैसे पुरुष परीक्षा है, इनकी एक रचना है पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। अच्छा, ये पुरुष परीक्षा है, ये इन्होंने संस्कृत में लिखी, काय में लिखी, संस्कृत में। तो संस्कृत में भी इन्होंने रचनाएं लिखी, अवहट्ट में रचनाएं लिखी। अच्छा, ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका है ना, ये अवहट्ट में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई, अवहट्ट में। और ये पदावली है, ये मैथिली भाषा में लिखी गई। तो अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। अच्छा, एक और मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है जिसका नाम है बसंत विकास, जिसके कवि अज्ञात हैं। यह पिंगल सरल ब्रजभाषा की एक रचना है। क्या नाम है जिसका, बसंत विकास। दोस्तों, अब आदिकाल का अंतिम स्वरूप आ रहा है हमारे सामने, जिसका नाम है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को हम जान लेते हैं। इसमें रूड़ा कवि मतलब जो हैं, कवि का नाम है रूड़ा कवि। इनकी एक रचना है राउल बेल। क्या है, राउल बेल। राउल बेल 10वीं शताब्दी में लिखी गई, 10वीं शताब्दी में लिखी गई, ठीक है, सदी लिख दिया मैंने, 10वीं शताब्दी में लिखी गई। और ये चंपू काव्य में हिंदी की प्राचीनतम कृति है। याद रखना, ये जो रूड़ा कवि हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं। हिंदी का पहला नक्सिक वर्णन वाला जो काव्य है, ये जो काव्य है कौन सा, नक्सिक मतलब नक्सिक, नाक से लेकर मतलब नीचे से लेकर नक से लेकर शिखर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा वर्णन जो करना है किया है, ये इन्होंने किया है अपनी इस राउल बेल मतलब रचना में। इसके बाद है दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये रचना लिखी है दामोदर शर्मा ने, उक्ति व्यक्ति प्रचरण, माफ कीजिएगा, प्रकरण। और अंतिम है ज्योतिश्वर ठाकुर, जिसको लिखा है मतलब ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, जिनकी रचना है बर्ण रत्नाकर। क्या है, बर्ण रत्नाकर। और इस ग्रंथ को 8 भागों में मतलब विभक्त किया गया है। कितने भागों में, 8 भागों में। तो आई होप दोस्तों मैंने जितना भी यहाँ पे आपको बताया है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, मैं एक बार और एक चीज़ और बता देता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन पर हमने बात की, आदिकाल पर। आज हमारा आदिकाल समाप्त हो गया है। आदिकाल के जो
प्रमुख 6 काल थे, मतलब आदिकाल में जो आदिकाल का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया था, सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक, गद्य, इन सभी 6 भागों को मतलब हमने इन सभी 6 भागों पर चर्चा कर ली है। तो दोस्तों ये हमारी MA हिंदी साहित्य की क्लास 1 थी, ठीक है, क्लास नंबर 1, ठीक है। लकड़ी को चीरने वाली वस्तु का नाम है घन, और दिस इज माय क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 थी। बहुत जल्द क्लास 2 आएगी जिसमें कि हम मध्यकाल पर चर्चा करेंगे, और क्लास 3 पर हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य मतलब जो आपके सिलेबस में और भी चीज़ें दी गई हैं, जो IMP चीज़ें हैं, वह हम आपको प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।